अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में हाउसिंग के जो बेसिक मसाइल हैं उनके बारे में कुछ नंबर्स के साथ और डेटा के साथ कुछ डिस्कशन है आपके साथ। पाकिस्तान के अंदर हमें मालूम है कि रैपिड पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई है पिछले गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से, गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स लाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं कर सके। और उसके साथ साथ रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, लोग शहरों की तरफ माइग्रेट किए हैं। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं कि हमने मज़ीद शहर डेवलप नहीं किए, हमने छोटे शहरों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, हमने रूरल एरियाज़ में नहीं दिया, हमने एग्रीकल्चर को उस तरह से ध्यान नहीं दिया। सो लोग मेनली बिज़नेस के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वो शहरों की तरफ मूव किए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक रियल स्टेट, पूरे पाकिस्तान की जो रियल स्टेट हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, वो बुरी तरह से इसके ऊपर जो है वो डिस्टर्ब हुई है। 2017 का जो लास्ट सेंसस था उसके अकॉर्डिंग जो पूरा हाउसिंग स्टॉक है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो घरों की टोटल तादाद है वो 32.2 मिलियन है। यानी तकरीबन 3 करोड़ सवा 3 करोड़ के करीब घर हैं हमारी 20-22 करोड़ की आबादी के अंदर। सवा 3 करोड़ घर हैं और ये इसका भी 39% जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर आता है, 39%। सो हम एक ज़माने में कहा करते थे कि हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं और हमारा 30-70 का रेशो है, हमारा मोर देन 70% एरिया जो है वो एग्रीकल्चर में आता है। लेकिन अब वो 40% हो गया है, 39% का ये डाटा है, जबकि 5 साल गुजर चुके हैं। तो आई थिंक कि अभी तो शायद ये 40% भी उसको क्रॉस कर चुका होगा। सो ये एक माइग्रेशन है। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ये कहा जाता है कि तकरीबन 23 लाख पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रही है। अगले 10-20 साल में जो सी ग्रोथ देखी जा रही है वो 23 लाख पर ईयर, 2.3 मिलियन पर एनम के हिसाब से ग्रोथ आएगी अर्बन सिटीज़, जितने भी अर्बनाइजेशन का जो एरिया होता है उसके अंदर। तो उससे 3,60,000 घरों की जो डिमांड है वो क्रिएट होगी। 3,60,000 घरों की डिमांड। घरों का ये है कि 6.3 पीपल के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं वो जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, कि एक घर के अंदर पाकिस्तान में 6.3 पीपल पर हाउस की वो है जो कैलकुलेशन होती है। अच्छा, इसके बाद जो वर्ड, क्योंकि हमारा तो आपको मालूम है कि थोड़ा सा डेटा साइड पे हम लोग कम ही तवज्जो देते हैं, नंबर्स हमें समझ नहीं आते, हम अखबार की ख़बरों में शायद सुर्खियों में ज़्यादा खुश रहते हैं। बट वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो हाउसिंग गैप पंजाब के अंदर था, उसी सेंसस की बेस पे जो मैंने आपको बताया 2017 का जो मरदमशुमारी हुई थी उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि जो हाउसिंग गैप पंजाब के अंदर मौजूद है वो 2.3 मिलियन है। ये 2017 की बात है। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस अंदाज से हम लोग माशाल्लाह तवज्जो दे रहे हैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के ऊपर, ये गैप 2047 तक जो है वो 11.3 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो आप अभी जो 23 लाख घरों की शॉर्टेज है वो 1 करोड़ को तजावज़ कर जाएगी। पूरे सिर्फ पंजाब की बात हो रही है। सो वर्ल्ड बैंक ने ये इनिशिएट लिया और वर्ल्ड बैंक 2017-18 के अंदर पाकिस्तान में उन्होंने बहुत से अपने प्रोजेक्ट शुरू किए। आपको मालूम है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी लास्ट, उनके भी कुछ इनिशिएटिव्स थे। खान साहब के बड़े वादे थे 50 लाख घरों के। वो मैं आपको बताता हूँ कि टोटल जो वो हाउसिंग अथॉरिटी थी और वो किस तरह से कितने घर अभी तक डिलीवर हुए हैं, क्या उसका सिनेरियो है। लेकिन बहरहाल जी वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। सो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के अंदर 3 कम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स अपने अनाउंस किए। पहला प्रोजेक्ट जो वो लेके आया उसका नाम है द पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हेंसमेंट्स। अच्छा, ये अब इसमें भी 3 जो इनके मेन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपनी अथॉरिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे मेन फंडिंग जो है उनकी हुई है और ज़्यादातर जो है वो पूरी अमाउंट्स वहाँ पे उनकी गई हैं वर्ल्ड बैंक के अमाउंट से। ये जो पहला प्रोजेक्ट आपको मैं बताया था पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम का जो प्रोजेक्ट था, इसका बेसिक काम है कि वो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करेगा और मैपिंग होनी है पूरे पंजाब की प्रॉपर्टी की। उस पर काफ़ी हद तक काम भी हो रहा है। इसमें बहुत सी रिमर्स भी, क्योंकि ये पैसा जब आगे आएगा तो बहुत से कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट जब सबलेट होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली फिर काफ़ी जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं। सो अभी ये है कि इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट थी वो $150 मिलियन थी। $150 मिलियन जो थे उसमें ये पूरी की पूरी जो है वो 100% फंडेड प्रोजेक्ट है। और वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे के पूरे पंजाब की लैंड की मैपिंग और रिकॉर्ड्स को जो है वो डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, ताकि जो आम पब्लिक है उसके पास भी एक्सेस हो, लैंड की चीज़ें सीधी हों पंजाब में। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पंजाब का लैंड रिकॉर्ड बहुत कंपैरेटिवली बेहतर है सिंध से, कराची से, यहाँ से। तो उनको लैंड जो है वो लेने में आसानी हो जाएगी लोगों को। दूसरा प्रोजेक्ट जो था इनका वो आया है द पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम है।
इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो $250 मिलियन इसकी कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की, जो वर्ल्ड बैंक ने फ़ंड किया, और इसमें से $200 मिलियन जो हैं वो फ़ंड कर रहे हैं। इसकी उनके एंड से पैसा आ रहा है। इसका जो मेन पर्पस है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो ये था जी, प्रोग्राम का, कि वो जो हाउसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे। अगेन वही जो आपकी गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, और ये जो है क्वांटिटी और क्वालिटी जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ की जाएगी। जो हाउसिंग में वो अपनी जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको वहाँ पे अफोर्डेबल करने के लिए उन्होंने, उसको एफिशिएंट करने के लिए वहाँ पे ये फ़ंड यूज़ होगा सेकंड प्रोजेक्ट का। अब जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो द पाकिस्तानी हाउसिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो $835 मिलियन है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था, $835 मिलियन, और इसमें से $85 मिलियन यानी 10% ऑफ दिस अमाउंट इन्होंने हमें दिया। ये 2018 के अंदर इन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट ये, और ये कि जी जिसको घरों की ज़रूरत है उसका एडिशनल कुछ फंडिंग जो है वो यहाँ से मिलेगी लो कॉस्ट करने के लिए, और फाइनेंसिंग का एक पूरा ये स्ट्रक्चर है। डिटेल से फिर बाद में से बात करेंगे। ये 3 प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने हमें दिए काम करने के लिए। डेटा की मैं आपको बताता चलूँ बात के, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे जो 2015-16 का है, एक एवरेज हाउस होल्ड पाकिस्तानी जो एक एवरेज घर है उनकी इस वक्त इनकम जो है वो 29,150 रुपये है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की, 29,150 रुपये। मैंने आपको हाउस होल्ड का साइज़ बता दिया कि जी अराउंड 6 लोगों का एक हाउस होल्ड जो है गवर्नमेंट बताती है अपने डेटाबेस के अंदर एवरेज। सो 29,150 रुपये, ये ऑलरेडी हाफ ऑफ दैट प्राइस है जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लेवल है, जो गुर्बत की लकीर है, ये उसका आधा है जो इंटरनेशनल लेवल पे तसव्वुर किया जाता है। वहाँ ऑलमोस्ट आई थिंक $2 पर डे के हिसाब से वो इनकम वहाँ पे देखी जाती है। अच्छा, और सेकंड ये है कि HBFC जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उनका ये कहना है कि 2.7% जो है वो होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम की, आपकी घर की कॉस्ट जो है, यानी इसका मतलब ये है 2.7, और कुछ जगहों पे वो 3.5 की बात करते हैं। तो इसके दरमियान में इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर आपकी मंथली इनकम जो है वो 20 लाख रुपए है, आप अर्न करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, 20 लाख रुपए पूरे घर की काम करने वालों की ईयरली इनकम बनती है, साल की जो इनकम बनती है वो 20 लाख बनती है। तो जो आपको घर जो आप ख़रीदना चाहते हैं वहाँ पे आपको इजीली मार्केट में आपकी एक्सेस में होना चाहिए 7.5 मिलियन तक का। ठीक है जी, तो 7.5 मिलियन तक की चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं 3 साल 3.5 साल के अंदर। ये इस रेंज में कोई चीज़ आए तो आप ले सकते हैं। फिर एक सर्वे में आपसे शेयर करता हूँ, नेशनल रेफरेंस मैनुअल ऑन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स, ये NRM का एक वो है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फाइनेंस, उनका एक रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि जी ये लोएस्ट इनकम ग्रुप होता है, F ग्रुप जिसे कंसिडर किया जाता है। 775 स्क्वायर फीट का जो हाउस होल्ड है इसका एटलीस्ट होना चाहिए लो कॉस्ट के ऊपर भी, ताकि उसको तमाम जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ले सके। 775 स्क्वायर फीट का, हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इससे शायद आधे के ऊपर भी चीज़ें बिक रही होती हैं, और एक पर्सन के लिए 122.8, क्योंकि 6 लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली 122.68 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो पर पर्सन उसके ऊपर आता है। ये सब मसाइल थे, ये सब चीज़ें थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो गवर्नमेंट बन रही थी उस टाइम पे उन्होंने इसको काफ़ी कंसिडर किया इस डेटा को, और इसकी बेसिस के ऊपर वादे किए गए और ये कहा गया कि हम ये तमाम चीज़ें डिलीवर करेंगे। 50 लाख घरों की बातें शुरू हुई, लोग बहुत खुश हुए कि जी 50 लाख घर हमें मिलने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। जो एक अच्छा इनिशिएटिव था, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो रियल स्टेट है ये आपकी इकोनॉमी को बेसिकली चलाती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्री जो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब जिसको शायद हम ओपनली कंसिडर भी नहीं कर सकते डेटाबेस के अंदर, वो इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे किसी न किसी हद तक लिंक होती हैं, इसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड कर रही होती हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि नया पाकिस्तान की हाउसिंग अथॉरिटी बनाई। हाउसिंग अथॉरिटी जब भी कोई बनती है वो आपको हमें मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट से वो अप्रूव होती है, असम्बली और पार्लियामेंट से बिल पास होकर मंजूर होकर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर साइन करता है, तो फिर वो एक अथॉरिटी की शक्ल में आ जाती है। DHA भी जिस तरह सबसे पहले एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती थी, फिर ज़िया-उल-हक साहब के टाइम पे जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इसको जो DHA का एक हाउसिंग अथॉरिटी का दर्जा दे दिया। तो जब हाउसिंग अथॉरिटी बन जाते हैं तो बहुत से NOC, बहुत सी अप्रूवल्स जो हैं वो आप फिर खुद दे रहे होते हो उसके ऊपर। सो ये जो अथॉरिटी थी ये 15 जनवरी 2020 को इसको पार्लियामेंट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। 15 जनवरी 2020 यानी कि अगले साल इसको अपने 3 साल की इसकी माशाल्लाह 30 सालगिरह हो जाएगी इस नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी की। इनका जो मेन काम था वो ये था कि हम प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट करेंगे रियल एस्टेट के ऊपर,
और यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको हम लेकर चलेंगे। ये इनका मेन काम था। 3 मॉडल इन्होंने दिए, वो इनकी वेबसाइट पे भी आप देखेंगे। पहला मॉडल ये था वो प्योर अर्बन एरियाज़ के लिए था कि शहरों के अंदर की जो रियल एस्टेट थी उस पर ये बात करने, इन्होंने कहा कि जी हम लो कॉस्ट हाउसिंग मॉडल लेके आएंगे अर्बन एरियाज़ के अंदर। दूसरा जो इनका प्रोजेक्ट था वो था जी इनका पेरी गवर्नमेंट जो लैंड थी उसके लिए, यानी जो पेरी अर्बन जो एरियाज़ थे कि जी हम शहरों से जो लिंक एरियाज़ हैं बाहर के जो उसके आउटस्कर्ट्स होते हैं शहर के, उनमें जाके हम काम करेंगे और वहाँ पे हम लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। तीसरा जो इनका प्रोजेक्ट था वो ये था कि हम प्राइवेट लैंड के ऊपर जाएंगे और जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पर जाके हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि आप आएँ और लो कॉस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे साथ इन्वॉल्व हों। कॉमन फीचर्स इन तीनों के ये थे कि इन्होंने कोई 3 लाख रुपए की जो है इसके ऊपर कोई फाइनेंसिंग कर रहे थे। फिर उसके ऊपर जो है फैसिलिटेशन सर्विसेज देने की बात की कि हम लोगों को आपको एनओसीज़ में और दूसरी चीज़ों में जो मसाइल आते हैं उसमें आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। गवर्नमेंट के बाकी जो इदारों की चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। 1 विंडो ऑपरेशंस के वादे उसके ऊपर शुरू हुए। ये सब कुछ किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर अभी जो है वो करंटली ये चीज़ें कहाँ खड़ी हुई हैं और क्या इसके रिजल्ट सामने आए। पहली जो आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीर अपने सामने, ये इनके कंप्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट की समरी है जो कि आपको आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसमें टोटल जो वादा किया गया उस टाइम पे जो कमिटेड जो यूनिट्स थे वो थे 1,64,832। अगरचे बहुत कम है, 50 लाख के ऊपर आप देखें और घरों की शॉर्टेज हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। सो उसका 1.5% 1.6% बनता है ये। तो 1,64,832 यूनिट्स के ऊपर जो काम किया गया यहाँ पे, उसमें से 83,000 जो हैं वो प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर है। 83,000 जो हैं वो प्लानिंग फ़ेज़ में है और प्रोग्रेस जो है अंडर कंस्ट्रक्शन 57,000 है और जो डिलीवरी है इसकी वो 23,825 है। अब 23,825 हमारी डिलीवरी फ़ेज़ पे लोगों को मिले हैं जो कंप्लीट हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप इस 23,000 को भी देखें तो इसमें जो कंप्लीट हुए हैं वो वर्ल्ड बैंक के एंड से आए हैं 3,564 यूनिट जो वर्ल्ड बैंक ने कंप्लीट किए हैं। और दूसरा अखुवत, हम सब जानते हैं कि अखुवत फाउंडेशन कितना बड़ा काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। तो अखुवत फाउंडेशन की तरफ से 20,261 यूनिट जो हैं वो उन्होंने डिलीवर किए हैं। बाकी उसके अलावा जो है हम LDA को देख रहे हैं और उसके अलावा CDA है और RUDA है और पेरी अर्बन वाले हैं और बाकी जो उसके प्रोजेक्ट हैं उनका कोई अभी अता पता नहीं है। आप यानी कि ये समझिए कि ये जो पूरी कमिटमेंट जो अमाउंट लिखी जो टोटल यूनिट्स लिखे 1,64,000 उसमें से भी 50% ऐसे हैं जो प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर हैं। तो 50% है और 35% जो हैं वो कंस्ट्रक्शन एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है और 14% जो हैं वो डिलीवर हैं। अब इसी नंबर्स को लेके हम आ जाते हैं सिंध के अंदर और हम देखते हैं कि हमारे सिंध में क्या हालात हैं। सो सिंध के अंदर जो कमिटेड यूनिट्स थे वो थे जी कि लो कॉस्ट के ऊपर 3,700 यूनिट बनाए जाएंगे सिंध के अंदर, जिसमें से अभी तक कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ है। ये जो 3,700 हैं इसमें से भी अगर आप देख रहे हो तो आपको नज़र आएगा कि 3,000 यूनिट्स जो हैं वो बहरिया टाउन के अंदर जो बहरिया ग्रीन का प्रोजेक्ट था उसके अंदर ये 3,000 यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो बन रहे हैं। बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। बाकी जो 100 यूनिट्स थे वो हिल टॉप रेजिडेंशिया इंडस हाईवे के ऊपर जॉमशोरो के अंदर एक प्रोजेक्ट था, 100 यूनिट्स हैं, अभी प्लानिंग फ़ेज़ पे खड़ा हुआ है। उसके बाद एक सुजानी टाउन का प्रोजेक्ट है, 400 यूनिट्स हैं, कोई स्टेटस नहीं है। उसके बाद एक सेटेलाइट टाउन का प्रोजेक्ट है, प्लानिंग फ़ेज़ में खड़ा हुआ है, टंडू आदम के अंदर है। फिर एक मतीन सिटी का है, नो स्टेटस। सो ये 3,000 सेट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बहरिया ग्रीन के अंदर ये इनका स्टेटस है, ये बन रहे हैं। तो ये इसकी पिक्चर है। बाकी एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ, एक और भी हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी रियल एस्टेट जो है वो शायद बहुत ज़्यादा घर बनाएं और फिर वो घर मिल जाएं, उसके साथ साथ लोग वहाँ पे इजीली ले लेंगे, आप इतनी यूनिट बनाएंगे। तो ऐसी पिक्चर भी नहीं है। हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि टोटल जो मुल्क की इकॉनमी है क्या लोगों के पास इतना पैसा भी है कि वो ये घर ख़रीद सकें। हम देखते हैं दुबई के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी है, मोर देन 30% रियल एस्टेट हमें नज़र आती है कि वो अवेलेबल होती है। हालांकि इंटरनेशनल सिटी है लेकिन उसको वो वहाँ पे एक्सपोज के साथ या कोई ना कोई ग्लोबल जो इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल उसके साथ तो उसकी रियल एस्टेट की प्राइसेस वहाँ पे मूव करती हैं। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पार्क होती है, अमीर लोगों के लिए चीज़ें बन जाती हैं। ये भी एक चीज़ थी जो कि एक साहब थे तस्लीम सिद्दीकी साहब, इन्होंने 2012 का एक जो सर्वे लिया उसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो 68% लोग आप देख रहे होंगे
कि लो इनकम हाउस होल्ड्स के लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, उनके लिए जो अवेलेबल इन्वेंट्री मार्केट में मौजूद है वो ओनली 1% है। सो 68% बंदा जिसे घर चाहिए, जो जिसको लिए हम सब बात करते रहते हैं हर वक्त बैठे, उसके लिए जो अवेलेबल इन्वेंट्री है, जो उसकी रीच में है, जो उसकी बाइंग पावर के अंदर आ रही है, जिससे वो खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो ओनली 1% है। देन 20% जो है वो आपको लगता है कि मिडिल इनकम हाउस होल्ड जो है वो लोग मौजूद हैं, उनके लिए जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो डबल है उनसे, वो है 43%। अब लेकिन दूसरे एंड पे जो हाई इनकम हाउस होल्ड्स वाले जो लोग होते हैं, जो माशाल्लाह मिलियनियर बिलियनर्स हैं, उनके लिए जो टोटल जो पॉपुलेशन जो आगे हाउस की जो हाउस स्टॉक अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो 56% है। सो मोस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जिस तरह जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आप सोचते हैं कि ये लिविंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे अच्छे हैं, तमाम सहूलतें अवेलेबल हैं, वो तो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के 12% लोग हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी उनकी रीच के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी वहाँ पे है। बाकी लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ये सर्वे एक्चुअली लाहौर के लिए उन्होंने किया था कि लेकिन ये किसी बाकी शहरों पे भी आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ, ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं। तो सर ये सूरत हाल है। इसकी रीज़न बहुत सी रीज़न है इसके पीछे। हमें मालूम है कि स्टील की प्राइसेस जो हैं वो आज से जब ये 2020 की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में कोई 1,05,000 से 1,10,000 के दरमियान में पर टन स्टील की प्राइसेस थी कंस्ट्रक्शन के अंदर। सीमेंट की बोरी शायद 500 से 600 के दरमियान आराम से मिल जाती थी। आज सीमेंट की बोरी आप लेने जाएँ तो आपको 1,000 से लेके 1,050 के दरमियान आपको मिलेगी, और अगर आप जाएंगे स्टील लेने के लिए तो वो आज का रेट मेरे ख्याल में 2,35,000 2,38,000 का रेट आज का स्टील का रेट होगा पर टन के ऊपर। सो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर हमारी डबल हो गई है। और कंस्ट्रक्शन ही मेन चीज़ है जो रियल एस्टेट के साथ जिसने आना है तभी तो वो घर बनेगा और उसको एक आदमी अफोर्ड कर सकेगा। तो अफोर्डेबिलिटी की चीज़ें तो आपने शुरू से ही उसको डबल ट्रिपल कर दी हैं। सो वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको उस तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से प्राइसिंग बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। बाकी जो रियल एस्टेट के अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जो रेरा है, जो दुनिया के दीगर ममालिक में काम कर रही है, इतनी अथॉरिटीज़ बनाने की बजाय कि हम इसके अंदर जो है वो इतनी हाउसिंग अथॉरिटीज़ डेवलप कर लें, इतने टाउन वो ले आएँ, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ इदारे एक जगह पे 10-10 20-20 इदारे काम कर रहे होते हैं। हम एक अथॉरिटी बनाएं ताकि सबसे पहली अहम चीज़ जो है वो डेटा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो बंदा जिसने फ़ैसला करना है वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो हाउसिंग मिनिस्टर है, अगर उसके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, उसके ग्राफ ही नज़र नहीं आ रहे, उसको एक्चुअल पिक्चर ही नज़र नहीं आ रही, तो वो डिसीजन क्या लेगा। सो डाटा के लिए सबसे पहले रेरा लेके आएँ ताकि बीच के सारे मसाइल जो वो हल हों। उसके ऊपर लैंड जो है वो क्लियर की जाए, वो इजी एक्सेस दी जाए, काम करने वाले लोगों को जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनको वो चीज़ें दी जाएं। और सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त की ज़रूरत है, पूरी दुनिया इस पे जा रही है, मैं 1-2 वीडियोज़ इस पर करने वाला हूँ थोड़ी डिटेल से बात करने के लिए, वो है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन। सो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत अहम है। अदरवाइज़ अगर हम इस तरह की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े 10-10 हज़ार एकड़ 20-20 हज़ार एकड़ पे लॉन्च करते रहेंगे तो आप कोई मसाइल हल नहीं कर रहे उन चीज़ों के। आपको अगर आज भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात भी कर लें तो आपको शायद उसके किसी 2 कोनों के ऊपर जाने के अंदर ही आपकी गाड़ी का 1 लीटर का फ्यूल ज़ाया हो जाएगा। सो इतनी जो आपकी वो है, जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सो आपको अभी तो दुनिया के बहुत से ममालिक, सऊदीया है वो चीज़ों को समेट रहा है, दुबई में हम देखते हैं, उनको लेकर आते हैं। अब उसके अंदर अगेन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें देखनी है कि अगर हम कराची के अंदर ग्राउंड प्लस 30 जाते हैं, ग्राउंड पर 40 जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट अगेन लग्जरी प्रोजेक्ट में चला जाएगा। उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतनी हैवी हो जाएगी, उसमें लिफ्ट्स बहुत हैवी लगेंगी, उसके अंदर का जो बाकी हमें उसमें जो केबलिंग करनी है, जो बाकी काम करना है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर अफोर्डेबिलिटी का इशू आएगा आम आदमी के लिए। सो लेकिन वर्टिकल कंस्ट्रक्शन चाहिए, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनको इस पर गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करे और ऐसे प्रोजेक्ट अर्बन एरियाज़ के अंदर एंड जो इसकी सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे उनको दिए जाएं करने के लिए, जिसमें लोगों को कम जगह के अंदर उनको तमाम सहूलतें मुयस्सर हों। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आगे मैं आपसे कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉन्टैक्ट में रहिएगा। अपनी को राय मशवरा देना हो तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।